और 6:30 बजे एक झूठे SC/ST मुझे जेल में डाल दिया जाता है उठा के। दूसरे दिन मैं गिरफ्तार होता हूँ। मेरे घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है, मेरे होटल को तोड़ा जाता है, ज़मीनों पे कब्जा करा जाता है। देख रहे हैं कि जो खुरई से विधायक हैं, मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन पर अभी कुछ ही समय दिनों आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से लोकायुक्त की जांच चल रही है। और हम लोग मांग उठा रहे हैं खुरई के माध्यम से, प्रदेश के युवक कांग्रेस के माध्यम से, कि माननीय मंत्री जी का शिवराज जी इस्तीफा लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विपक्ष में थे, बड़े बड़े नेता थे विपक्ष में, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। कभी कांग्रेस ने दबाने की कोशिश नहीं की कि विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की हो। पर मध्य प्रदेश में और खुरई विधानसभा में, खासतौर पे खुरई विधानसभा में आज विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। खुरई विधानसभा में ही नहीं, सिर्फ संपूर्ण मध्य प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों खरी बात न्यूज़ में वापस से। और आपको पता है, आमने सामने में हम आपको लगातार किसी ना किसी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में 4 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में लगातार उथल पुथल दोनों पार्टीज़ में मची हुई है। कहीं जो है बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, तो कहीं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में ही अलग अलग वर्गों का क्या रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जनता से भी रूबरू कराते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू कराते हैं। आज लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, आपको बता दें, जो कांग्रेस में यूथ कांग्रेस जो है उसका एक जो है महत्वपूर्ण चेहरा है। काफ़ी समय से हैं, सागर के रहने वाले हैं, सागर की खुरई विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं कि अभी एक कठिन समय निकाल कर भी आए हैं, तो सीधे उनसे बात करेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही और साथ ही अभी क्या चल रहा है सागर ज़िले में। सीधे आपसे बात करते हैं। अंशुल सिंह परिहार जी का बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। आपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुरई की आवाज़ को मध्य प्रदेश में उठाने का जो प्रयास किया है, मैं उसका आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताऊँ, यूथ का एक महत्वपूर्ण चेहरा है अंशुल जी। खुरई अगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस में युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशुल जी जो हैं, काफ़ी कठिन समय निकाल कर आए हैं। अभी जो है एक छोटे से केस में इनको 4 महीने की जो है जेल भी काटनी पड़ी। वहाँ जो दिग्विजय सिंह हैं वो भी इनसे जेल में मिलने पहुँचे थे। तो सीधे इनसे रूबरू होते हैं और इनको जो है पूछते हैं कि भाई कैसा ये सफ़र रहा, किस वजह से इनको ये जेल हुई, साथ ही क्या राजनीति अब चल रही है। अंशुल जी, खुरई विधानसभा की अगर बात करें तो अभी क्या समीकरण बन रहे हैं? 4 महीने बचे हैं बस चुनाव में। खुरई विधानसभा में ही नहीं, सिर्फ संपूर्ण मध्य प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जिस प्रकार से खुरई में भ्रष्टाचार का मेन जो आज अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि जो खुरई से विधायक हैं, मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन पर अभी कुछ ही समय दिनों आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से लोकायुक्त की जांच चल रही है। और हम लोग मांग उठा रहे हैं खुरई के माध्यम से, प्रदेश के युवक कांग्रेस के माध्यम से, कि माननीय मंत्री जी का शिवराज जी इस्तीफा लें। क्योंकि आप लोकायुक्त जांच को आप प्रभावित कर सकते हैं। आप ऐसे एक पद पर बैठे हैं और संवैधानिक जो पद है आपका, उस पद का आप दुरुपयोग कर सकते हैं। आज खुरई में युवाओं के साथ जो जवरिया जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जवरिया सस्ता अभियान चलाया जा रहा है, लोग जो हैं जो विपक्ष की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, विपक्ष के मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, और खुरई में लोगों को संविधान के खिलाफ काम करने का मौका। आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पूछा कि खुरई में 4 महीना में जेल में रहा। थोड़ा उसके पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा आप जनता को ये भी बताएं कि आपने वहाँ पर अभी तक राजनीति में आप कहाँ कहाँ रहे हैं, यूथ कांग्रेस में आपने क्या जिम्मेदारी संभाली है, और आपके परिवार से भी मुझे लगता है कुछ लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो वो कौन है? देखिए, मेरे परिवार से मेरे तो पिताजी भी नौकरी में हैं, मेरे दादाजी भी सेंट्रल जॉब में थे। मेरे ननिहाल पक्ष जरूर साक्षी जी राजनीति में था, तो उसी का एक असर है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे नाना जी विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा रहा मेरे ननिहाल का, और आज भी है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट नहीं, मध्य प्रदेश में फाउंडर मेंबर मेरे नाना जी का बीजेपी में नाम आता है। क्या नाम है आपके नाना जी? स्वर्गीय गोवर्धन सिंह कुशवाहा जी, और फाउंडर मेंबर रहे वो बीजेपी के। और पर ननिहाल बीजेपी में और मैं कांग्रेस में, ये बड़ा प्रश्न है। यही मैं थोड़ा पूछना चाहती थी कि बिल्कुल एंटी हो गया ये तो। जी, देखिए, पहले जब मेरे नाना जी थे
तो मेरे नाना साहब के टाइम पे हम लोग देखते थे बचपन में, जब हम लोगों ने देखा उनको काम करती हुए देखा, जनता की सेवा करती हुए देखा, तो देखा कि नैतिकता की राजनीति होती थी, विपक्ष की आवाज़ थी। मेरे नाना साहब विपक्ष में थे उस टाइम पे, भाजपा की सरकार रही, भाजपा के केंद्र में भी सरकार रही, पर हम लोगों पे कभी मेरे नाना जी का मकान नहीं टूटा, कभी हमारे नाना जी को परेशान नहीं किया गया। उनको दिखा कि आप अपना, अगर विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विपक्ष में थे, बड़े बड़े नेता थे विपक्ष में, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, कभी कांग्रेस ने दबाने की कोशिश नहीं की कि विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की हो। पर मध्य प्रदेश में और खुरई विधानसभा में, खासतौर पे खुरई विधानसभा में आज विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। लोग, अगर जैसे नगर पालिका इलेक्शन की मैं बात ले लूँ कि नगर पालिका इलेक्शन में के ठीक वोटिंग के दिन मुझे पुलिस उठाती, गिरफ्तार करती है, 151 में मुझे गिरफ्तार करती है, शाम को 6 बजे मैं 151 में जमानत लेता हूँ और 6:30 बजे एक झूठे SC ST मुझे जेल में डाल दिया जाता है उठा के। दूसरे दिन मैं गिरफ्तार होता हूँ, मेरे घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है, मेरे होटल को तोड़ा जाता है, ज़मीनों पे कब्जा करा जाता है। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायपालिका पे बड़ा मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इस देश की आज भी जिंदा है और मुझे न्याय देने का काम करेगी। मुझ जैसे तमाम जो लोग हैं जो आज इस लड़ाई को अपना कर रहे हैं, जो संविधान को बचा रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग, चाहे आप कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लो, हम लोग को जेल में डाल दो, पर हम लोग लड़ाई बंद नहीं करेंगे, सच बोलना कभी बंद नहीं करेंगे, सच की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे और जनता की लड़ाई ही लड़ना मुख्य उद्देश्य है। आज खुरई की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुरई की, ये व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई ना, मुझे कोई पद की लड़ाई है। अगर पद में होता तो मैं बीजेपी में था, युवा मोर्चा में प्रदेश संयोजक रहा। अच्छा, इससे पहले आप बीजेपी? जी, मैं युवा मोर्चा में था, प्रदेश संयोजक रहा युवा मोर्चा में, मतदान केंद्र प्रबंधन समिति जैसा 2-2 जिलों का मुझे प्रभार रहा बीजेपी में, युवा मोर्चा में। तो मैं चाहता तो ठेकेदारी, अपना व्यापार, ठेकेदारी जो भी मुझे आज जो लोग कर रहे हैं मैं भी कर सकता था, पर आज लोग, मैंने देखा कि लोकतंत्र में, आज लोकतंत्र में जो आवाज़ दबाई जा रही है, तो बड़ा उससे आहत है कि आज युवा, खुरई का युवा आज पलायन करने को मजबूर है। आज हम लोग, मैं जब जेल से निकला तो मुझे पे 110 की 3 कार्रवाई कर दी गई। तो ऐसे तमाम युवा जो खुरई में विधानसभा में जो रहते हैं, आज जो वहाँ पैदा हुए हैं, आज उनके साथ वो पलायन करने को मजबूर हैं। और साक्षी, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है ये कि सत्ता और प्रशासन का जो आज एक गठजोड़ चल रहा है खुरई विधानसभा में, कि लोग, नए नए युवा वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे आज जैसे रिफाइनरी हमारे बीना विधानसभा में, बीना बाजू में बीना तहसील है, वहाँ हमारे रिफाइनरी है। रिफाइनरी में आज खुरई के कितने युवाओं को रोजगार दिया गया? एक भी युवा, 10-5 युवा खड़े होकर बोल दे कि हमें रोजगार मिला हो। आज कैंपस नहीं है खुरई में। पॉलिटेक्निक जो हमारा कॉलेज है वो बहुत प्राचीन कॉलेज है और कई वर्षों टॉप 10 में आता था पहले मध्य प्रदेश में। आज वहाँ पे पेट्रोकेमिकल की ब्रांच आ जाए, पेट्रोकेमिकल की ब्रांच से जो आज नए युवा तैयार हों, केमिकल ब्रांच से पास आउट हों, वो अपने रोजगार के लिए रिफाइनरी जा सकते हैं। जेपी का एक हमारा पावर प्लांट है, जिले में भी रोजगार है। तो मुख्य जो बिंदु, जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है लड़ाई का, और वो है रोजगार, भ्रष्टाचार। आज आप देखें खुरई में इतने काम हो रहे हैं कि सीसी रोड के ऊपर डामर रोड डाल दिया था, RCC डाली जा रही है। मतलब ऐसा भ्रष्टाचार है, आप खुद जाके देखें, एक बार खुद भ्रमण करें। मैं तो आपको निमंत्रण करता हूं और आप निवेदन करता हूं कि आप खुरई जाएं और वास्तविकता जो चीज़ है आप आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं कि खुरई में चल कर आए आखिर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने बताई, इसके अलावा हम भी बीना आए थे, हमने भी तब भी रिफाइनरी की दिक्कत हमें भी समझ में आई थी, लोगों ने बहुत इसका सवाल किया था और हमने तब बीना विधायक से भी बात की थी, महेश राय से, और उनका ये कहना था कि उसमें कहीं ना कहीं जब लोग गए, मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा था कि आप जाइए रोज़गार के लिए, लेकिन वो इतने केपेबल नहीं थे कि उन रिफाइनरीज में वो काम कर पाएँ। देखिए साक्षी जी, रिफाइनरी में जब कोई उद्योग लगता है तो मेरी जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है कि नियम कुछ, प्रणाली कुछ और हो, जो मुझे नियम प्रणाली मालूम है, उस नियम प्रणाली में ये है कि कोई जब उद्योग लगता है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको उस हिसाब से नौकरी मिलेगी, अगर कोई मजदूर वर्ग है तो रिफाइनरी में उसको उस हिसाब से प्राथमिकता मिलेगी। तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उसकी प्रबंध होता है रिफाइनरी में, और अनुबंध होता है। जब हमारा कोई जब नया उद्योग लगता है तो कलेक्टेड गाइडलाइन से, शासन से उसका अनुबंध होता है कि इतने जिले के युवाओं को या रोजगार का हम प्रबंध करेंगे, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रबंध करेंगे। जरूरी नहीं है कि रिफाइनरी में सब इंजीनियर हो वही लगेंगे, जरूरी है कि MBA पास आउट हो तो आप तब जाओगे। आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, और इसका ख्याल शासन प्रशासन को रखना चाहिए था। पर आज जिले के
तमाम ऐसे लोग युवा आज बेरोजगार हैं जो दिल्ली, पुणे, बेंगलोर तरफ मूव कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जबकि हमारे सागर जिले में व्यवस्था है। व्यवस्था होने के बाद भी खुरई और सागर और बीना के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है रिफाइनरी में। आज कितने लोग हैं विधायक जी के माध्यम से, मैं आपने प्रश्न चूंकि विधायक जी का पूछा, हमारी विधानसभा नहीं है, पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि कितने लोग रिफाइनरी में जॉब कर रहे हैं, बीना रिफाइनरी में। तो आज लोग पलायन करने को मजबूर हैं, बाहर जाने को मजबूर है, अपने यहाँ ही सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले युवा मोर्चा में थे, बीजेपी में थे, क्यों आपने सोचा कि आपको कांग्रेस में आना है? तो बीजेपी की सरकार इतने समय से बढ़िया चल रहा था, तो फिर क्यों सोचा? ये प्रश्न तो साक्षी कई लोग मुझसे कहते हैं, और कई मेरे समर्थक हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, वो मुझसे कहते हैं कि कई बार जब मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा था तो लोगों ने कहा कि आप बेवकूफ़ हो, बीजेपी में सब जमे जमाए हो गए, आप कांग्रेस में जा रहे हो भाई। तो मेरा उनसे कहना था कि हम सफल, उनकी नज़रों में मैं एक सफल ठेकेदार बन गया होता, हो सकता था कि आज जब मैं बीजेपी में था साक्षी जी, मेरे 5-6 करोड़ के काम चल रहे थे, आज 6 रुपये की भी काम नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं। तो उस टाइम पे हो सकता था कि मैं उनकी नज़र में एक सफल ठेकेदार बन गया होता, एक सफल उद्योगपति बन गया होता, सफल व्यापारी बन गया होता, पर मैं उनकी नज़र में और अपने लोगों में कभी नेता नहीं बन पाता। और नेता अगर बनना है तो आपको विपक्ष में जाके तपना जरूरी है, तपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी राजनीति मजबूत करनी है तो फिर क्या हुआ? मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कुछ, मतलब ये अचानक से केस कहाँ से आ गया, SC ST कहाँ से आ गया, क्यों हुआ ये? मतलब क्या असल में मुद्दा क्या था, क्या मामला हो गया था वहाँ पे? साक्षी जी, जब मुझे केस फंसाया गया झूठा, तो उस टाइम पे खुरई में नगर पालिका इलेक्शन थे। अच्छा। और बीजेपी का मानना था कि खुरई में निर्विरोध चुनाव हो जाए, तो वहाँ निर्विरोध चुनाव हो नहीं पाया। पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, पर खुरई में एक दलीय व्यवस्था की गुंजाइश करी जा रही है। अब एक दलीय व्यवस्था कैसी की जा रही है? खुरई में जो कोशिश चल रही है कि एक दलीय, कि भाई लोग एक दल के बन के रह जाएं, एक दलीय व्यवस्था बना रहे हैं। क्योंकि सागर में मुझे लगता है 3-3 मंत्री हैं, तो वो गढ़ भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी का अब माने जाना लगा है, क्योंकि पहले तो वो सिंधिया गुट में थे, गोविंद सिंह भी सिंधिया गुट में थे, तो पहले मिक्स्ड राजनीति होती थी मुझे लगता है वहाँ पे, लेकिन अब तो तीनों मंत्री एक पार्टी के हैं। तीनों मंत्री एक हैं, पर आपने देखा भी, वो तो मैंने सब देखा, तो सबने देखा, पूरे कुछ टाइम पहले तक तो सब ठीक था। पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि मंत्रियों में आपस में कैसी दमासाम नूरे कुश्ती हो रही है। और गोविंद सिंह जी की रही तो गोविंद सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव जी मुझसे बहुत बड़े हैं, और मैं उनसे बहुत तजुर्बे में और योग्यता में बड़ा छोटा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो बीजेपी में जो आज नूरे कुश्ती चल रही है, आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश ने देखा। और खुरई की विशेष तौर पे मैं बात करूं तो खुरई में बीजेपी का प्रयास है कि खुरई में एक दलीय व्यवस्था हो जाए, वोट का जो अधिकार है वो छिन जाए। भाई जब एक दलीय व्यवस्था हो जाएगी तो वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो आज हमारे संविधान ने, जो बाबा साहब ने हमें हक दिया कि हम 5 साल में अगर हमें किसी व्यक्ति को बदलना है तो हम अपने वोट के अधिकार से उस व्यक्ति को बदल सकते हैं, पर खुरई में आज बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है कि लोग एक दल के हो जाएं, बीजेपी के बन के रह जाएं, दूसरा कोई दल ही ना हो, कोई दूसरा विपक्षी ना हो, कि वोट डालने का सिस्टम है, जो मत का अधिकार है वो छिन जाए। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई या समाज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्ष की लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब नगर पालिका का इलेक्शन हुआ तो उनका प्रयास था कि भाई खुरई नगर पालिका निर्विरोध हो जाए, कि भाई चूंकि बड़े नेता है, उनका मैसेज उनका पूरा मध्य प्रदेश में मैसेज जाए कि देखो आप साहब कितना विकास हो रहा है, कितने लोग हैं कि यहाँ विपक्ष है ही नहीं है। तो विपक्ष तो कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि कभी ना बीजेपी खत्म होगी ना कभी कांग्रेस होगी। लोगों के अपने अपने अधिकार हैं, लोगों के अपने अपने विचारधारा है, और किसी के ना जाने आने से कभी विचारधारा खत्म नहीं होती है। तो खुरई में भी जब हमारे प्रत्याशी खड़े हुए मैदान में लगे, तो हो सकता है कि बीजेपी को लगा हो कि इसमें अंशुल परिहार दोषी है कि निर्विरोध नहीं हो पाया शहर, या हो सकता है कि पार्टी दोषी है। तो अब सोचा कि भाई इसको फंसा दो, इसको उठा दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साक्षी जी बताना चाहता हूं कि मैं पूजा के पाठ में बड़ा विश्वास रखता हूं, और मैं ईश्वर की साक्षी है, ईश्वर साक्षी है कि एक भी व्यक्ति आके मंदिर में ये बोल जाए कि मैंने कभी कोई गुनाह किया हो, मैं गुनहगार हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ मंदिर में जाकर, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके मेरे सामने बोले कि मैंने गुनाह किया है। आप खुद जाके वहाँ क्या आरोप लगाया गया आप पे, किस मैटर में आरोप लगाया गया, आपने क्या किया था ऐसा? मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे जब
मतदान कोई लड़ाई भिड़ाई हुई, कुछ क्या हुआ? मैं साक्षी जी आपको बताता हूँ कि मतदान जिस दिन हो रहे थे तो मतदान के दिन मुझे सुबह पुलिस ने उठाया और बोला कि आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि चुनाव को विपक्ष प्रभावित कर रही है। भाई ना तो हमारे पास सत्ता है, ना पैसा है, ना धनबल है कि हम भाई चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो बोले कि आपको हम नज़रबंद कर रहे हैं और आप शाम को चुनाव संपन्न 5-6 बजे होने के बाद हम छोड़ देंगे आपको। तो नज़रबंद किया और 2 बजे 151 पे हम पे कार्रवाई कर दी गई। और 151 की जब कार्रवाई की 6:30 बजे, जब 6 या 6:30 के बजे मुझे जब एसडीएम कोर्ट में पेश किया कि 151 में मुझे जमानत के लिए, तो नायब तहसीलदार ने मेरी जमानत स्वीकार कर ली। तो आप साक्षी आज भी पता करें कि वो नायब तहसीलदार चंदेल साहब थे। वो चंदेल साहब कहाँ हैं? चंदेल साहब आधे घंटे में लाइन अटैच कर दिया जाता है नायब तहसीलदार को। अच्छा। आप पता करें, नायब तहसीलदार जो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं जो अधिकारी, उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। और 6:30 बजे मेरे घर पर पुलिस की रेड खलती है, कम से कम मतलब इतने बड़े अपराधी के तौर पे जैसे 7-8 गाड़ी हैं। अगर इतनी पुलिस, अगर जहां आज महिलाओं के साथ जो गलत काम हो रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो डकैत हैं, जो आज गलत काम कर रहे हैं, जो अपराधी वास्तविकता में जो अपराधी, अगर पुलिस इतनी तत्परता उनमें दिखाए तो आज ये जो मध्य प्रदेश में जो आज हमारा जो देश में हम नंबर 1 है अपराध के उसमें, महिलाओं के उसमें, तो कम हो। उनने अब तत्परता किसमें दिखाई? बेगुनाह को पकड़ने में। 7-7 गाड़ियां भेज दी भाई पुलिस की और एक झूठा मामला SC ST में बना के मुझे गिरफ्तार करने का। तो मैं वहां से निकल के, मैं तो निकल आया था, मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने। गिरफ्तार करने के बाद SC ST और आरोप लगाए कि कार्यकर्ता जो उनका बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, जिसने मुझ पर आरोप लगाए, आप पता करें जाके क्या आरोप थे कि वो जा रहा है। मैंने उसको, हम एक और सबसे बड़े जो मेरे साथ जो सह आरोपी है वो एडवोकेट है। अच्छा। वो लॉयर है जो सह आरोपी है। आरोप हम दोनों पे क्या लगे कि उस बीजेपी कार्यकर्ता को हमने रास्ते में रोककर उससे दारू पीने के लिए 300 रुपए मांगे। मैं साक्षी जी RTI भर रहा हूँ, मेरी होटल है, मेरी जमीन है, बाप दादाओं की पुश्तैनी संपत्ति है, ईश्वरी कृपा से, मतलब मैं रोड पे खड़े होकर 300 रुपए मांगूंगा कि 300 रुपए तो दारू। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं बैठा हूँ, मेरे आज 37 साल की उम्र है। 37 साल की उम्र में मेरा कोई भी मेडिकल टेस्ट करा लो, अगर एल्कोहल की मात्रा 0.1% भी मिल जाएगी तो मैं 20 शहर में आप काला मुंह करके गधे पे बिठा के मेरी बारात निकाल देना, अगर 0.1% भी निकल आए एल्कोहल की मात्रा। मैं 37 साल की उम्र में कभी बोतल के नाम नहीं पता, वो तो जो ऐड के माध्यम से पता चल जाते हैं कि RS की बोतल है, ये फलानी है। बाकी आज तक मैं खुले आपसे चैलेंज करता हूँ, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ जिन्होंने आरोप लगाए दारू पीने के लिए पैसे लगाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आए और मेरा टेस्ट कराएं मेडिकल, कि मेरे अगर 0.1% की भी एल्कोहल की मात्रा निकले तो मेरी गधे पे काला मुंह करके बारात निकाल देना। तो इस मामले में फिर इसके बाद लड़ाई हुई और SC ST फिर इसके बाद लगा? लड़ाई तो कुछ हुई नहीं है साक्षी जी। मैं तो आपको आरोप किस चीज के थे? जाति सूचक शब्दों के या मारपीट के? जाति सूचक शब्द और मारपीट के। उन्होंने 329 धारा लगाई और मेरी होटल थी, होटल पे पुलिस को कार्रवाई करवाई कि आप होटल बंद करो, नहीं तो हम उस पर शराब की पेटी रख के केस बना देंगे 34(2) का। होटल बंद करवाई। जमीन मेरी पुश्तैनी जो जमीन है, मेरे पास पेपर है साक्षी जी। मेरे पिताजी प्रशासन के सामने आगे पीछे हो रहे कि आप साहब पेपर देखो, मेरे पुश्तैनी पेपर हैं जमीन के, जो मेरे घर पे बुलडोजर चला रहे हो, मेरा घर तोड़ रहे हो आप। बुलडोजर चलाया गया आपके घर पे? मेरे पास फोटो, उसमें वीडियो डली है मेरे पास। मेरे घर पे नगर पालिका के पूरी पुलिस प्रशासन, मतलब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़े अपराधी के ऊपर कार्रवाई चल रही हो, मतलब इतनी तत्परता से कार्रवाई की गई। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साक्षी जी, और मैं न्यायपालिका में मुझे भरोसा है कि एक दिन हमें न्याय मिलेगा। मैं हाई कोर्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम जा रहे हैं जिन अधिकारियों के इसमें सहभागिता निभाई, उन्होंने सत्ता साठ गांठ के उसमें। और मेरी होटल, मैंने 6-7 महीने पहले एक होटल को अपना चालू की थी, उस होटल को उन्होंने बंद करवाने की कोशिश की, आज वो बंद हो गई। और मेरी जमीन पे, मेरे पुश्तैनी जमीन पे से नगर पालिका रोड डाल रही है, सुनने वाला कोई है नहीं है खुरई में। मतलब ये जो बुलडोज़र की कार्यवाही कर कर जनता को खुश कर दिया जाता है कि भाई बुलडोज़र चला दिया अपराधियों के पे, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत काम के लिए भी यूज़ हो रहा है। मतलब अच्छे लोगों को भी, सीधे साधे लोगों के भी घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को, उनके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। साक्षी, इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, ना इनके पास लोगों से कोई जुड़ाव है। इनके पास सिर्फ डंडा है जो बुलडोजर है, इससे ये धमका के, दबा के लोगों को डरा के काम करवा रहे हैं। और मेरा मानना है कि 4 महीने शेष बचे हैं। 4 महीने में आप देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग तरफ देख रहे हैं, बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं।
और कभी भी कांग्रेस का कभी भी प्रयास नहीं रहा कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हमें सरकार बनानी है। आज सरकार हमें इसलिए बनानी है कि आज मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को अगर बदलना है, उस भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार लोगों को जेल में डालना है और भ्रष्टाचार मुक्त हमें मध्य प्रदेश बनाना है, तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। कभी भी कांग्रेस की सोच नहीं रही कि हमें सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़नी है। आज हम देश और प्रदेश में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी जी हो मध्य प्रदेश में, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो और बड़े जो हमारे नेता हैं, आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी हमारे लोकायुक्त की जांच चल रही है, आपने देखा भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। कल आग लग गई सतपुड़ा भवन में। और साक्षी जी, अभी कुछ दिन विगत दिनों अरुण यादव जी का आपने देखा होगा कि बीना उनका कार्यक्रम था, तो बीना में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि खुरई जिला या बीना जिला, जो भी उस विषय पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लोगों ने वो स्टेटमेंट नहीं देखा और कमलनाथ जी का पुतला जला दिया खुरई के बीजेपी के नेताओं ने। उन्होंने भी मान के रख लिया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले। अरे भाई, आपका मंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में 20 साल से, आप क्यों नहीं बना देते हो खुरई को जिला? सही बात है। आप कमलनाथ जी का पुतला जला रहे हो। आप उसको देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी कि कितनी मतलब नादानी है बीजेपी के लोगों में कि वो कमलनाथ जी का पुतला जला रहे हैं। अरे भाई, आपका मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री का अपने शिवराज का पुतला जलाओ। भाई, मुख्यमंत्री वो है 20 साल से, जिला बनाने की जिम्मेदारी उनकी। और बीना में मेरे पास एक रिपोर्ट डली है, आप चाहे तो मैं उसको सार्वजनिक करूंगा, मैं फेसबुक पे भी डालूंगा कि उस पर बीना में शिवराज जी ने 3 बार घोषणा करी कि हम बीना को जिला बनाएंगे। अरे भाई, बीना में जिला बनाओ या खुरई जिला बनाओ, जब भी जो भी बनेगा, बैठ के दोनों क्षेत्रों के लोगों को, वरिष्ठों को बिठा के ही, सहभागिता से ही कुछ निर्णय निकलेगा। एक तरफा कुछ भी नहीं होगा। ना कमलनाथ जी ने कभी कहा, पर उनकी नादानी देखिए आप, बचपना देखिए बीजेपी वालों का, वो कमलनाथ जी का पुतला जला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सागर क्षेत्र जो है वो 3 मंत्रियों का क्षेत्र है, 4 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या स्थिति है? स्थिति तो आप ये मान के चलिए कि मेरे पास तमाम लोग मिलने आते हैं। मैं अपनी खुरई की बात करूं, और लगी हुई हमारी सुर्खी विधानसभा है, हमारी बॉर्डर से ही बंडा विधानसभा और बीना विधानसभा है। आप ये मान के चलें कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटाना है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बीजेपी के लोग आ रहे हैं मेरे पास, कई लोग मिलने आते हैं, चाहे रात के अंधेरे में आते हैं या भोपाल तक अपना मजबूरी में आते हैं, और वो कहते हैं कि आप भैया, आप उन्हें लड़ रहे हो लड़ाई, जागो, हमारे की पूछ परख हो रही है, आप और नहीं रहे हो तो हमें तो कोई पूछने वालों नहीं है। और वे कह रहे हैं कि ये बार तो भैया तय है, बस ध्यान रखियो कि ये इनको तो निकाल दूँ बस। और पूरे जिले में इस बार ये माहौल चल रहा है कि इन लोगों के उजागर हो गए हैं चेहरे, और ये लोग, जनता फुल मूड बनाए, जनता चुप है। और जनता, जब जिस राज्य की जनता अगर चुप हो तो यहाँ कुछ बड़ा घटने वाला होता है। और आप निश्चिंत रहें कि इस बार मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन लोगों का जो होगा वो ईश्वर है। और मेरा मानना, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और ना इतना मेरी उम्र है, इन लोगों बहुत बड़े बड़े हैं, पर इस बार भ्रष्टाचारियों का जनता समझ चुकी है कि इन लोगों ने जब महाकाल को नहीं छोड़ा तो फिर ये किसी के नहीं है। चलिए ठीक है, सागर ज़िले की राजनीति से आज हमने आपको रूबरू कराया और आपने देखा जिस तरीके से बता रहे हैं। हम हमेशा जो है बुलडोज़र का एक परफेक्ट साइड देखते हैं कि किसी जो है अपराधी ने अपराध किया, उसके घर पर बुलडोज़र चला, जनता बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, कुछ कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हैं जो अंशुल जी ने हमें आज रूबरू कराया कि उन्होंने पिछले 6 महीने में क्या फेस किया, पिछले 8 महीने में उन्होंने, उनके परिवार ने किस तरीके की कार्यवाहियाँ देखी, ये भी उन्होंने फेस किया। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज़ और, आज आपके माध्यम से मैंने बोला, हो सकता है किस चैनल के माध्यम से आज मैं बोलता हूँ कि ये जब मैं रहूँ ना रहूँ तो आप जरूर इसको दिखाइएगा जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये बोला था कुछ, जब भी हो सकता है कि कल मैं आज यहाँ से निकलूँ और कल एक FIR नई मेरी थाने में दर्ज हो जाए। अच्छा, इतना मतलब वो है, डर का माहौल बना के रखे कि अगर यहाँ मैं आज बोल रहा हूँ तो कल में एक नई FIR डाल के को जेल में ना डाल दिया जाए। तो लड़ाई हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। ईश्वर ने, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि जब भी जाओ 4 कंधों पर, आज जाओ या कल जाओ, सम्मान के साथ जाओ, स्वाभिमान से जाओ। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और बस जब भी ये स्थिति बने तो आप ये चीज़ जरूर दिखाइएगा। और
खैर हम लोकतंत्र में रहते हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ऐसी कार्यवाहियाँ सच में आपको लगता है होती हैं। अंशुल जी अपनी दास्तां खुद बयां करे हैं आज, और आपने सुना है कि किस तरीके से सागर ज़िले के खुरई में रहने वाले अंशुल सिंह परिहार, जो कि कांग्रेस के एक युवा नेता हैं, इन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा, काफ़ी कुछ जो है इनके परिवार को सहना पड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की ही राजनीति है जो हम आज के लोकतंत्र में चाहते हैं? क्या इस तरीके की राजनीति है जो होनी चाहिए? क्या बुलडोज़र का ये जो डर बना दिया गया है, ये अपराधियों में तो होना ही चाहिए, क्या आम इंसान को भी इस डर का रोज़ सामना करना पड़ेगा? या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई और लोग हैं जो ऐसी ही अपनी कोई कहानी हमें बताना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है इन कार्यवाहियों के बारे में, किस हद तक ये सही थी? साथ ही 4 महीने में विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्या लगता है कितना बदलाव हो सकता है? सरकार बदलेगी, नहीं बदलेगी? जनता जनार्दन किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है? कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज करेगा? या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तीखे अपडेट्स लेकर हम लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नेत्राम पटेल के साथ साक्षी राय। नमस्कार।